हेलो बच्चों, चलो यार आज हम लोग अपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले यार जाना था केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग चैप्टर पढ़ते क्यों होते हैं यार, एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स यहाँ हम लोग दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। फर्स्ट तो है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक, यानी हमें केमिकल काइनेटिक्स से आइडिया मिल जाता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होगा, किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा, इस चीज़ का हमें आइडिया मिल जाता है। इसके अलावा दूसरा क्या चीज़ था जो हमें केमिकल काइनेटिक्स से सीखने को मिलता है, वो था मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रहा है या फिर मोर देन वन स्टेप में हो रहा है, ठीक। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टेप में नहीं होते, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाता है लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये सब के बारे में हमें आइडिया कहाँ से मिलता है, केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक। तो हम लोग इसमें दो ही चीज को ज्यादा मतलब डिटेल में स्टडी करते हैं, एक तो फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हमने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है उसका मतलब समझा था, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन को फिर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए किस तरह से एक्सप्रेस करूंगा, इस चीज को भी मैंने देखा था और साथ ही साथ उससे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। देखिए यार, क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक। केवल ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ के यार छोड़ देंगे और काम हो जाएगा हमारा, ऐसा सोचना भी मत, ठीक। जब तक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम नहीं करोगे तब तक यार टॉपिक पे उसका जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर आपका पकड़ नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए यदि आपको टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझना है, उसको फील करना है, जरूरी है कि जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उसको यार अच्छे से करो, ठीक। तो कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लास्ट क्लास में कराए थे और आज हम लोग फिर से एक दो प्रॉब्लम और उस पर बेस्ड रेट पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद आज का लेक्चर जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस पर आएंगे। तो चलो यार लेक्चर को अब स्टार्ट किया जाए, लेट्स बिगिन। तो देखिए यार आज का पहला सवाल हमारा ये है, सवाल मैं पढ़ देता हूं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन 2H2O2 gives 2H2O plus O2, ठीक। यार एक चीज ध्यान रखना, यदि कभी रिएक्शन बैलेंस ना हो तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं भूलना है, याद रखना यार इस चीज को। तो फिलहाल यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस्ड है, रिएक्शन दिया है 2H2O2 gives 2H2O plus O2। अब क्या दिया है और क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 36 ग्राम पर मिनट, ठीक। O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है 36 ग्राम पर मिनट। सवाल को ध्यान से, 36 ग्राम पर मिनट, ठीक। जहां गलती हो जाती है। आगे, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कैलकुलेट करना है। और दूसरा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O, ठीक। तो चलो यार हम लोग फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। सबसे पहला काम क्या होता है यार, रिएक्शन हमारे पास कौन सा है, 2H2O2 gives 2H2O plus O2, ये रिएक्शन हमारे पास है। तो सबसे पहला काम होगा इस रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिख लेना। ये तो तुम लोग को आता है, चलो यार लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा रेट का एक्सप्रेशन, यदि मैं इस रिएक्शन के लिए लिखूं तो रेट इक्वल टू -12 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय में डेल्टा T चेंज इन टाइम, ठीक है। और यदि मैं इसको H2O के टर्म्स में लिखूं तो क्या लिखना होगा, प्लस में 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा T चेंज इन टाइम। और यदि O2 के टर्म में लिखना चाहूँ तो 1 ही रह जाएगा, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। चलो यार देखते हैं निकालना क्या था। तो अच्छा हमें दिया हुआ क्या था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 36 ग्राम पर मिनट, मतलब हमें डेल्टा O2 बाय डेल्टा T का वैल्यू गिवन था और हमें निकालना क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, मतलब ये निकालना है। तो क्या करा जाए जरा सोचो। तो देखो यार हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं, रेट इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, मतलब कि हम इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं ना। क्यों कर सकते हैं यार, देख लो रेट इक्वल टू देखूं तो रेट को यदि मैं इसके टर्म में लिखूं तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। और यदि H2O के टर्म में रेट को लिखूं तो रेट इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा H2O बाय डेल्टा T आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गए तो क्या करना है, इक्वल करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो चलिए यार करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे देखो यार गलती कहाँ पे होता है ना, मैं बताता हूँ। पहले तुम लोग खुद से कोशिश करना, तुम लोग तो जानते हो यार, अब बार बार तो बोलूंगा नहीं ये चीज। अच्छा देखो यार गलती कहाँ पे होता है, डेल्टा O2 बाय डेल्टा T हमें निकालना है रेट, यहाँ पे हाफ कहाँ गया यार, यहाँ पे हाफ रहेगा नीचे, ठीक। हाँ देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का मतलब क्या है, क्या हाफ इंटू डेल्टा H2O बाय डेल्टा T को कहेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O? ना बिल्कुल नहीं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का मतलब है डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T, ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। और यदि हाफ इंटू डेल्टा H2O बाय डेल्टा T कहूं तो ये क्या हो गया, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, समझे।
तो अब हमें निकालना है डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी का वैल्यू, मतलब केवल इसका वैल्यू निकालना है। तो ये 2 को क्या करना पड़ेगा यार, इधर पहुंचा दो। तो यहाँ पे 2 अभी मैं पहुंचा रहा हूँ, ठीक है ना, अगले स्टेप में पहुंचा दूंगा। अब बात आती है डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी का वैल्यू क्या पुट करूँ। तो यार तुम लोग को सवाल में दिख रहा होगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज तो 36 ग्राम पर मिनट दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या, मैं इसके जगह पे 36 ग्राम पुट कर दूं। इधर से चलो मैं 2 को उड़ा देता, ठीक है ना। अब डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी का वैल्यू 36 ग्राम पर मिनट पुट करूं, तो याद रखना यार कभी गलती से भी ऐसा गलती नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहां पे जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, दैट इज N/V। लेकिन यदि यहां पे देखा जाए तो 36 ग्राम पर मिनट दिया है, तो क्या इसको मैं कॉन्सेंट्रेशन बोल सकता हूं ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन 36 ग्राम पर मिनट दिया, तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल पर लीटर में, ठीक है। मोल के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हमको इसमें पुट करना पड़ेगा। अब बात आती है मोल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो O2 का 1 मिनट में कितना फॉर्मेशन हो रहा है, 36 ग्राम पर मिनट का मतलब क्या, 1 मिनट में 36 ग्राम O2 फॉर्म हो रहा है, मतलब कितना मोल्स ऑफ O2 फॉर्म हो रहा है ये मैंने बता सकता। तो मोल्स ऑफ O2 फॉर्म इन 1 मिनट कितना बोलूंगा, 36 ग्राम है, मोल्स में कन्वर्ट करूंगा तो 32 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे स्क्वायर काट छाट तो आता है, 9/8 हो गया ये, ठीक। तो इस तरह से डेल्टा O2 बाई, अच्छा एक्चुअली देखो यार मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हमें इतना तो पता चलेगा कि 1 मिनट में O2 का कितना मोल्स फॉर्म हो रहा है, तो 9/8 मोल्स फॉर्म हो रहा है। ये चीज क्लियर है ना। और मान लेते हैं सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, ठीक है ना। मोलैरिटी का मतलब 1 लीटर में जो भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/8। तो इस तरह से यहां से देख सकते हो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है, 9/4। और ये जो यूनिट आएगा ये क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स और सेकंड मिनट इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। यदि मैं इसका यूनिट बोलूँ तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब मिनट इनवर्स क्यों आया यार मत पूछना, क्योंकि यहाँ पे पर मिनट बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे मिनट इनवर्स आया। अब 2 चीज, अब हो सकता है कि यार आपको जो ऑप्शन दिया हो ना, आपको मोल पर लीटर पर मिनट के टर्म में ऑप्शन दिया हो सकता, या हो सकता है कि जो ऑप्शंस गिवन है उसमें ग्राम पर मिनट के टर्म्स में आपको मिल जाए। तो यदि ग्राम पर मिनट के टर्म में मिल जाएगा आपका आंसर, तो मोल पर लीटर पर मिनट में आ रहा है, आपको आंसर देना ग्राम पर मिनट में, तो कैसे दोगे। तो अब देखो यार ये भी चीज मैं बता दे रहा हूँ, तो अभी जो आंसर आएगा वो मोल पर लीटर पर मिनट में पहले आएगा। आप लोग डायरेक्ट मत करना कि हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है यार, कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं ऐसा, जो ज़्यादा होशियार बच्चे होंगे, तो क्या डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी और हमें आंसर चाहिए ग्राम पर मिनट में, सर ने बोला है ग्राम पर मिनट में निकालने को, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी का वैल्यू तो 36 ग्राम पर मिनट दिया है, तो झट से दिमाग में क्या आ गया, 2 इंटू 36 पुट करो, आंसर आ जाएगा 72 ग्राम पर मिनट। लो हो गया यार काम। ऐसा किसी का दिमाग चल सकता है, लेकिन यदि ऐसे चल रहा तो यार गलत हो जाओगे तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे अगेन डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी है, तो ये डेल्टा जो है ना ये कॉन्सेंट्रेशन है, ना कि मास, वेट नहीं है। तो इसीलिए पहले तो आपको मोल पर लीटर मतलब पहले आपको मोलैरिटी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग ग्राम में कन्वर्ट कर सकते। तो अब इसीलिए जो नीचे वाला स्टेप है ये हो गया गलत। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा यार, तो कोई बात नहीं यार, देखो क्या करना पड़ेगा। ये यदि मुझे ग्राम में चाहिए तो 9/4, अब ग्राम में तुम लोग थोड़ा बताओगे। एक्चुअली इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 लीटर में 9/4 मोल प्रेजेंट है, तो ग्राम में कितना हो गया, ग्राम में कितना हो गया बता दो यार जरा। तो 9/4। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो देखो यार हम किसका रेट ऑफ निकाल रहे हैं, फॉर्मेशन H2O की निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट किसका पुट करेंगे, H2O की, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 80। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर वेट पुट करेंगे तो किसका, तो हम लोग निकाल किसका रहे रेट ऑफ फॉर्मेशन H2O का ना, तो H2O का पुट करेंगे। तो इस तरह से ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 सा और ये 2 9 जा 81/2, ठीक है ना। तो ये ग्राम पर मिनट आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो भी वैल्यू हो जाए ये 40.5 हो जाएगा, ठीक है ना, 40.5 ग्राम पर मिनट। ये H2O का रेट ऑफ फॉर्मेशन आ गया, ध्यान रखना, ठीक। तो इस तरह से यार फर्स्ट पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O।
अच्छा यार सवाल कुछ गलती होगी क्या? हाँ यहाँ पर देखो गलती हो चुका। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O तो नहीं होगा। डिसअपियरेंस किसका हो रहा है? H2O2 का हो रहा है ना, यहाँ पे H2O2 लिखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा गलती हो गया मेरे से। चलो तो अब डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 कैसे निकाला जाए यार? तो तुम लोग खुद से कोशिश करना है सेकंड पार्ट के लिए, और तुम लोग अब कर ही लोगे। चलो मैं इधर बता देता हूँ। अरे यार मैं इसको मिटा दिया, कोई बात नहीं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2, तो यार देखो पहले मैं रेट इक्वल टू क्या लिखूँ? माइनस हाफ डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिख दूँ? O2 का हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन पता है ना, तो O2 के टर्म में क्या लिखूँगा? डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना? कैसे लिखे? बस हम H2O2 और O2 को आपस में इक्वेट कर दिया। देखिए तीनों को हम लोग किसी भी दो को आपस में इक्वेट कर सकते थे। इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं। जिसका वैल्यू आपको पता है आप कर सकते हो। तो मेरे को निकालना था ये, और O2 का हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन 36 ग्राम पर मिनट दिया हुआ है, तो हमने इसको और इसको आपस में इक्वेट कर दिया, दोनों के रेट को इक्वेट कर दिया। समझ में आया? मतलब रेट को इन टर्म्स ऑफ H2O2 लिखा, फिर रेट को O2 के टर्म्स में लिखा, और हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम रहने वाला है। तुम आइदर इसके रेस्पेक्ट में लिखो, या इसके रेस्पेक्ट में लिखो, या इसके रेस्पेक्ट में लिखो। तो अब हमने लिख लिया रेट को इस तरह से, और हमें निकालना, अच्छा माइनस, जब डिसअपियरेंस टर्म यूज हो गया ना, तो फिर माइनस हटा दो, ठीक है ना। माइनस वही बता रहा था कि डिसअपियरेंस मतलब उसका अमाउंट कम हो रहा है, बस इसी चीज़ को बतलाता है माइनस। तो अगेन यार यहाँ से हाफ को हटाओ, यहाँ पे 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब अगेन 2 इंटू डेल्टा O2 बाई, अच्छा देखिए यार इससे पहले वाला जो आया था वही हो जाएगा यार, जो इससे पहले वाला आंसर आ रहा था ना, वही आंसर H2O2 के लिए भी रह जाएगा। लेकिन यदि पहले मैं तो मोल्स के टर्म में बात करूंगा, तो 2 इंटू डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी का वैल्यू इन मोल्स पर मिनट कितना हो जाएगा? यदि मोल्स के टर्म में बात करूंगा तो 36 ग्राम है ना, तो 36 ग्राम को 32 से डिवाइड करो, ये हो गया मोल्स। और आप क्या मान लोगे यार, वॉल्यूम नहीं दिया है तो 1 लीटर सॉल्यूशन मान लोगे, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड नहीं, यहाँ पे मिनट इनवर्स बोलूँगा, ठीक। तो इसको यार कैलकुलेट करो, 2 8 जा, सॉरी यार 2 16 जा, और फिर यहाँ से कट जाएगा 4 4 सा एंड 4 9 जा, मतलब यहाँ से आ गया 9/4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक, ये आ गया। अब हमें मान लो यार ग्राम पर मिनट में आंसर, देखिए यहाँ भी 9/4 आ रहा था, जब H2O का हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे थे तो वहाँ पे भी 9/4 आ रहा था मोल के टर्म में। लेकिन क्या जब हम लोग ग्राम पर मिनट के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू दोनों जगह सेम रहेगा? जरा सोचो और बताओ ना, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि मोल तो ठीक है इतना, लेकिन अब हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना, और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बता यार, जब हम लोग H2O की बात कर रहे थे तो H2O के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मतलब 18 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब तो हम लोग को यार रेट ऑफ डिसअपियरेंस H2O2 को बताना है, तो H2O2 के लिए अब यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर वेट किसका मल्टीप्लाई करना होगा? H2O2 का। और H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है यार? 32 + 2 34। मतलब अब यदि मैं इसी को ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहूँ, देखिए ऑप्शन में देख लेना, मोल पर लीटर पर मिनट में रहा तो 9/4 टिक मार दोगे, और यदि ग्राम पर मिनट में रहा तो फिर मोल को आप लोग पहले मिनट में। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये कि जो 36 ग्राम पर मिनट दिया ना, तो ऐसा नहीं कि आपको आंसर ग्राम पर मिनट में चाहिए तो फर्स्ट स्टेप में डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी का वैल्यू आप लोग 36 पुट कर दोगे और आंसर ले आओगे 972। यदि ऐसा कर रहे तो यार ये ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर का मतलब समझते ना, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप तो होता है यार ग्राम में दिया या कोई भी यूनिट, आपको यहाँ पे क्या चाहिए? मोल के टर्म में चाहिए। ये गलती आप लोगों को नहीं करना। फिर मोल में जब हम लोग आंसर लेंगे उसके बाद देखना है कि जो आंसर है वो किस यूनिट में चाहिए अपने को। आंसर अपने को मोल में चाहिए या फिर ग्राम में चाहिए। फिलहाल यदि मुझे ग्राम में निकालना तो 9/4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे? 34 से। ठीक, तो इस तरह से 2 2 जा एंड 2 17 जा, 17 × 9 कितना होता है? 153। तो 153 अपॉन में 2, ये हो गया ग्राम पर मिनट। ठीक, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 का 153/2। यदि इसको मैं डेसिमल में करूं तो 72.5 70
6.5 ग्राम पर मिनट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से सवाल समझ में आया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आप लोग इसको नोट कर लो और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग को देता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ, एक बार सुन लो तुम लोग ध्यान से। अ गैसियस रिएक्शन 2A गैस प्लस B गैस गिव्स 2C गैस, मतलब यहाँ पे तीन सब्सटेंस है A, B एंड C, तीनों जो है फिजिकल स्टेट उनका गैसेस है। ठीक, 2A gas plus B gas gives 2C gas. Shows a decrease in pressure from 120 mmHg to 100 mmHg, मतलब प्रेशर जो है वो घट रहा है, और कितने से घटा? 120 mmHg से 100 mmHg हो गया। आगे क्या कहता है? अच्छा, ये 120 से 100 mmHg कितने समय में हो रहा है? 10 मिनट में हो रहा है। आगे द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इन mmHg पर मिनट इज, अब देखो यार सवाल में क्या गया है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। अपीयरेंस ऑफ C का मतलब समझ में आ गया, मतलब डेल्टा C बाय डेल्टा T का वैल्यू पूछा गया है। देखिए कंफ्यूजन हो सकता है कि जब अपीयरेंस ऑफ C पूछा गया, इसका मतलब यार ऐसा तो नहीं 1 बाय डेल्टा 2 बाय डेल्टा C बाय डेल्टा T का वैल्यू, इसका वैल्यू तो नहीं पूछा गया। तो याद रखना यार, इसका वैल्यू नहीं, यहाँ पे अपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C ना, इसका मतलब डेल्टा C बाय डेल्टा T का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक, हाँ यदि रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता तो हम लोग हाफ इंटू डेल्टा C बाय डेल्टा T, तो ये रेट हो जाता। रेट किसका? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे क्या अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, इसका मतलब हमें किसके बारे में पूछा गया? डेल्टा C अपॉन डेल्टा T के बारे में पूछा गया। अब यहाँ पे थोड़ा नया हो गया आप लोगों के लिए, कैसे? क्योंकि अब तक हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रेट को लिख रहे थे, लेकिन अब क्या आ चुका? प्रेशर आ चुका। तो प्रेशर के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से लिखा जाएगा? तो यार आप लोगों को थ्योरी में बताया था किस तरह से आपको लिखना है, मैं फिर से यार इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को यह चीज समझा देता। ठीक, तो पहले कोशिश करना यार खुद से बनाने की, उम्मीद है यार तुम लोग बना डालोगे। और ये एक हिंट दे देता हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम लोग को बताया था यार प्रेशर के टर्म्स में भी हम लोग किसी रिएक्शन को लिख सकते हैं, मतलब कोई चीज कंज्यूम हो रहा है और कोई चीज फॉर्म हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, ऑलरेडी प्रेशर के टर्म्स में हम बताए थे वहां पे। ठीक, तो चलो जिनसे बन जाता अच्छी बात, जिनसे नहीं बनता वो समझने की कोशिश करेंगे। इधर 2A प्लस B, सब देखो यार गैसेस में गिव्स C, क्लियर। स्टार्टिंग प्रेशर यदि इसका, अच्छा यदि मैं मोल्स के टर्म्स में बात करूं तो इसका मतलब क्या? 2 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ B एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ C। इतना तो समझ में आ रहा है। अब मोल के टर्म में 2 मोल A 1 मोल B फॉर्म्स 1 मोल C, ये चीज सही। प्रेशर के टर्म्स में क्या बोलूंगा? तीनों गैसेस है ना, तीनों गैसेस है ना। एक चीज याद रखना यार, आइडियल गैस इक्वेशन तुम लोग पढ़े हो, PV इक्वल टू nRT। क्या A, B और C तीनों के लिए पहले ये बताओ वॉल्यूम अलग अलग होगा कि तीनों के लिए एक ही वॉल्यूम होगा? तो यार हमें पता है A, B और C एक ही कंटेनर के अंदर बंद है, ऐसा थोड़ी ना A, B कोई और कंटेनर में, C कोई और कंटेनर में। रिएक्शन तो तभी होगा जब A, B, C सेम कंटेनर में होगा। तो इसका मतलब A, B, C सेम कंटेनर में और गैसेस हैं, तो गैसेस हैं तो उन सबका वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम जो है ना वो तीनों के लिए, A, B, C तीनों के लिए वॉल्यूम सेम रहने वाला। क्लियर? R का वैल्यू तो यार गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है टेम्परेचर के बारे में नहीं लिखा है, आपको क्या मानना है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो? वॉल्यूम R और T क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्रेशर और मोल जो एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब ये कि 2 मोल से रिएक्ट विथ 1 मोल B टू फॉर्म 1 मोल C। तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 2 यूनिट प्रेशर ऑफ A 1 यूनिट प्रेशर ऑफ B विल फॉर्म 1 यूनिट प्रेशर ऑफ C। मतलब प्रेशर के टर्म्स में यदि मैं मुझे बोलना हो तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, इसका 2 यूनिट, इसका 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट C का प्रेशर होगा। समझ में आया चीज? चलो अब सवाल समझते और पढ़ते कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले 2A प्लस B gives 2C, इट शोस अ डिक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 120 mmHg टू 100 mmHg इन 10 मिनट। अब देखो यार प्रेशर घट रहा है, कितने से घट रहा है? 120 mmHg से 100 mmHg तक। ठीक, तो यदि मुझे इसे प्रेशर के टर्म्स में लिखना होगा तो स्टार्टिंग का प्रेशर, इसको यदि मैं P मान लूँ तो इसको कितना मान लूंगा? 2P। क्लियर? हाँ, हो सकता है यार तुम लोग ऐसा भी सोच रहे होगे सर ने ऐसा क्यों किया। चलो ये P है, ये 2P। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा है सर हम इसको P मानेंगे, तो कोई बात नहीं यार, ये 2 यूनिट है तो इसका यहाँ 1 यूनिट होगा ना, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना ये हाफ हो जाएगा इसका। तो यदि यहाँ P मानेंगे तो फिर यहाँ पे P/2 मानना पड़ेगा।
क्लियर। तो इसलिए हम यहाँ पे 2p मान लेंगे, तो यहाँ पे p मानना पड़ेगा, मतलब ये वाला a का प्रेशर डबल होना चाहिए, b का प्रेशर हाफ होना चाहिए, बस यही ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे p माना, तो यहाँ पे क्या माना, 2p माना। क्लियर। अब स्टार्टिंग का प्रेशर c में स्टार्टिंग में रहा होगा क्या, नहीं रहा होगा, तो इसीलिए स्टार्टिंग में 2p एंड p रहा होगा। अब जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तब क्या होगा, तो यार अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम बताया 2p माइनस इसका प्रेशर घटेगा, लगातार घटेगा, और किस रेशियो में, n एंड p प्रोपोर्शनल है। यदि यहाँ पे इसको मोल्स के टर्म में लिखना होता तो मैं क्या लिखता, माइनस क्या लिखता, बताओ यार, 2x लिखता ना, 2x। तो यहाँ पे प्रेशर के टर्म में 2x आ जाएगा, x क्या होगा, प्रेशर का यूनिट होगा बस। इसी तरह से ये p है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, 1 मोल है ना तो 1x, यहाँ पे 2 मोल था तो 2x आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। अब देखो यार सवाल बहुत इजी हो चुका है। कैसे, स्टार्टिंग का प्रेशर दिया 120, मतलब 2p प्लस p का वैल्यू दिया हुआ है 120, मतलब यहाँ से आ गया 3p का वैल्यू 120, यानी यहाँ से p का वैल्यू आ गया 40 mmHg। ये चीज समझ में आ रहा है, p का वैल्यू कितना आ गया, 40 mmHg। अब इसी चीज को यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, फाइनल प्रेशर कितना हो जा रहा है, 100 mmHg। क्लियर। तो 100 mmHg में क्या लिखूंगा, देखो अब एक चीज यार क्लियर रखना, जब भी यहाँ पे प्रेशर के बारे में लिख रहा ना 100 mmHg, तो हो सकता है यार तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये जो 100 mmHg दिया है वो C का दिया है, A का दिया है या B का दिया है। तो याद रखना, जब भी केवल प्रेशर के बारे में मेंशन ना हो कि वो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए प्रेशर है, जब तक ऐसा मेंशन ना हो तब तक आपको यही मानना है कि वो रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर दिया है। क्या यहाँ पे कहीं लिखा है 100 mmHg C का प्रेशर है, या कहीं लिखा है कि जो 120 है वो A एंड B का, A का है या B का है ओनली, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना। तो ऐसे केस में आपको क्या मानना है, 120 रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर है, 100 mmHg भी रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर है। रिएक्शन मिक्सचर का मतलब रिएक्शन में जो जो प्रेजेंट है वो सबका प्रेशर मिलाकर वो होगा। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना है। हो सकता है कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम मिलता है, तो आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे यदि मैं लिखूँ तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, 2p माइनस 2x प्लस p माइनस x और प्लस x। तो यहाँ से कितना हो गया, ये माइनस एक्स प्लस एक्स उड़ गया, 2p प्लस p 3p माइनस 2x आ जा रहा है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 100 mmHg। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3p माइनस 2x इक्वल टू 100। p का वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा, p का वैल्यू तो यहाँ जो था वही रहेगा, यहाँ पे भी p का वैल्यू, और p का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यार, कितना निकाले 40 इंटू 3 कितना हो गया 120 माइनस 2x दिस इक्वल टू 100। तो यहाँ से बताओ यार 2x का वैल्यू कितना आ गया 20, x का वैल्यू कितना आ गया 10, x का वैल्यू यदि 10 आ गया। अब देखो यार, अब मुझे सबका प्रेशर पता चल चुका है। यदि मैं बात करूं a का स्टार्टिंग का इनिशियल प्रेशर की बात करूं तो कितना हो जाएगा यार, p का वैल्यू कितना था 40 ना, इसका मतलब इसका प्रेशर कितना रहा होगा 80 mmHg रहा होगा। ठीक, b का प्रेशर कितना रहा होगा 40 mmHg, और देख सकते हो 80 प्लस 40 120, और स्टार्टिंग इनिशियल प्रेशर तो 120 mmHg ही दिया था ना, तो इस तरह से 80 प्लस 40 120 हो गया, स्टार्टिंग हो गया। फाइनल प्रेशर यदि मुझे जानना हो कि A एंड B का जब फाइनल प्रेशर की बात करें तो कितना होगा, तो फाइनल प्रेशर 2p माइनस 2x, 2p का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे यार चल 2p का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2p का वैल्यू 2 इंटू p 40, तो ये हो चुका 80 यार। अब देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, और माइनस 2x, x का वैल्यू कितना 10 है ना, तो ये हो गया 20 दैट इज 60। इसी तरह से ये 40 माइनस 10 कितना बच गया 30। क्लियर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x का वैल्यू 10, तो 10। अब एक बार चेक कर लो यार, जो प्रेशर आ रहा सही आ रहा है कि नहीं। a का प्रेशर आया 60, b का प्रेशर आया 30, c का प्रेशर आया 10, सम होकर कितना आना चाहिए था 100 mmHg, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 60 30 प्लस 10 100 mmHg। क्लियर, तो इस तरह से A, B और C का फाइनल प्रेशर हमें पता चल गया। हमें निकालना क्या था, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C निकालना था। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C का मतलब क्या, जस्ट ये सब मिटा दे रहा हूँ, तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है ना, इधर का मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लेना ये तुम लोग। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C का मतलब क्या है, तो यार अब सवाल बन चुका है, बस आपको प्रेशर के टर्म से पता। अब देखो यार इन mmHg पर मिनट बोला गया है, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T का वैल्यू कितना हो, सॉरी यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे देखो यार पहले हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते ना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पर यूनिट चेंज इन टाइम, यही होता था ना। लेकिन अब यहाँ पे
चेंज तो लिखेंगे लेकिन चेंज किसका, प्रेशर का। और यहाँ पे हमको किसका देखना होगा, प्रेशर। किसका पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस, सी का ना, तो चेंज इन प्रेशर, इसको पढ़ेंगे चेंज इन प्रेशर ऑफ सी, चेंज इन प्रेशर ऑफ सी और अपॉन चेंज इन टाइम। तो बताओ यार सी का प्रेशर में कितना चेंज ऑब्जर्व हुआ। तो स्टार्टिंग में कितना था, 0, फाइनली कितना हो गया 10, तो चेंज कितना का आया, तो 10 - 0 दैट इज 10। सी इनिशियली कुछ नहीं था तो मतलब 0 था, तो चेंज कितना गया 10 - 0 दैट इज 10। और पर यूनिट टाइम, टाइम कितना लगा यार बताओ, तो टोटल टाइम कितना लगा इतना से इतना चेंज आने में, 10 मिनट का। तो यदि 10 मिनट का समय लगा तो यार टोटल कितना गया 1 mmHg पर मिनट। तो आंसर विल बी, अरे कुछ गलती हो गया क्या, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ देखिए यार यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे 2C था ना, यहाँ पे 2C आ जाएगा, ठीक है ना, हो जाती है यार गलती बार बार, ठीक। तो तुम लोग थोड़ा ध्यान से रखना, 2C हो जाएगा तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। ओहो माय गॉड, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। रुक यार मैं फिर से जल्दी से बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा गलती हो गया, कोई बात नहीं। p का वैल्यू यहाँ से जो आया था वो तो सेम रहेगा, देखना यार p का वैल्यू यहाँ से जो आया था 40 वो सेम रहेगा, ठीक। और ये वाला वैल्यू 80 और 40 रहेगा, बस नीचे देखो चेंज आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, गलती हो गया। देखिए 2p - 2x प्लस p - x प्लस 2x एंड दिस इक्वल टू 100। तो इस तरह से 2p + p 3p और ये प्लस 2x - 2x उड़ गया, 3p - x इक्वल टू 100 आ गया। p का वैल्यू 40 था तो 43, 120 - x इक्वल टू 100। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 20 आ जाएगा। और यदि x का वैल्यू 20 आ गया तो देखते हैं यार थोड़ा तेज़ी से, 80 - 40 ये कितना बचा 40। यहाँ से p - x, p का वैल्यू कितना था 40, 40 - 20 ये कितना बचा 40 - 20 कितना बचा 20। और ये 2x का वैल्यू 2 × 20 ये भी कितना बचा 40। अब टोटल प्रेशर कितना आना चाहिए था ABC का मिलाकर 100 mmHg, चेक कर लो यार, 40 + 20 60, 60 + 40 100 mmHg आ रहा है ना। चलो अब हम लोग को जो बताना था उस पर हम लोग आते हैं, ठीक। तो ये चीज़ को अब तुम लोग नोट कर लेना, इस बार सही है। अब हमें बताना क्या था, चेंज इन प्रेशर ऑफ सी पर यूनिट टाइम, इसे ही तो कहेंगे हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कितना हो गया, तो पहले सी का प्रेशर 0 था, फाइनली कितना है 40, तो ये 40 अपॉन में कितना होगा, टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट। तो इस तरह से आंसर क्या आ गया 4। तो 4 4 4 करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, बी ऑप्शन। समझ में आया, ठीक है ना। थोड़ा देख लो यार ये चीज़ थोड़ा सा गलती, बस इसमें थोड़ा देखो सवाल समझने में दिक्कत यही होता है ना कि यहाँ पे प्रेशर जो है 120 mm, यहाँ पे 100 mmHg, प्रेशर ए का दिया है, बी का दिया या सी का दिया, इस चीज़ को समझने में दिक्कत होता है। तो जब भी किसी का मेंशन ना हो, ए बी एंड सी पर्टिकुलरली मेंशन ना किया हो किसी सब्सटेंस का, तो ऐसे केस में आपको मिक्सचर का मानना है, समझना है, ठीक। उसके बाद देखो यार थोड़ा सा ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग स्टार्टिंग की मैं बात करूँगा तो 2p ये p रहेगा, ये 0 रहेगा। फिर यदि मैं आफ्टर सम टाइम की बात करूँ तो 2p में से 2x माइनस हो जाएगा, p में से x माइनस हो जाएगा और ये 2x आ जाएगा। फाइनल प्रेशर 100 mmHg दिया है, तो फाइनल प्रेशर का मतलब क्या, टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर यदि हम सम किए तो उसको इक्वेट करने से वहाँ से x का वैल्यू आ रहा था 20, x को 20 पुट किया और p का वैल्यू तो 40 था, यहाँ पे भी 40 ही रहेगा, पुट किया, फिर आगे हमें सबका वैल्यू। उसके बाद क्या है, हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालना था, दैट इज चेंज इन प्रेशर अपॉन ऑफ सी अपॉन में डेल्टा टी, सब कुछ गिवन था, आगे आंसर समझ में आया। तो इस तरह के इतने दिन आपको वैराइटीज मिल सकते हैं इससे रिलेटेड। तो अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो चलिए देखो ये न्यूमेरिकल पार्ट के बाद अब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में आने से पहले एक छोटा सा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इस चीज़ को जान लेते हैं, ठीक। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट किस किस बातों पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दूंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो किस किस फैक्टर पे केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, सबसे फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये जानते हैं यार नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर पे किस तरह से किसी भी रेट ऑफ मतलब किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो यार देखो रिएक्टेंट दो तरह के मेनली हो सकते हैं, मेनली मैं बात करूँ तो दो तरह के रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक तो आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं, रिएक्टेंट में हो सकते हैं, मैं आयनिक कंपाउंड ले लूँ, या फिर हो सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड।
अब तुम लोग थोड़ा सोच कर बताओ, यदि मैं कहीं आयनिक कंपाउंड के बीच रिएक्शन करवा रहा हूं और कहीं मैं कोवेलेंट कंपाउंड के बीच रिएक्शन करा रहा हूं, तो कहां रिएक्शन फास्ट ऑब्जर्व होगा? आयनिक कंपाउंड के केस में रिएक्शन फास्ट ऑब्जर्व होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आयनिक कंपाउंड के बारे में हमें पता है, जैसे वो सॉल्यूशन में जाएगा तो आयंस में जल्दी ब्रेक डाउन कर जाता है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता। और यही वजह है कि आयनिक कंपाउंड आयंस में जल्दी टूट गया, फिर क्या, रिएक्शन उनके बीच फास्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मैं बात करूँ लाइक BaSO4 प्लस AgCl का, क्या होगा यहाँ पे? तो ये AgSO4 बना देगा, Ag2SO4 प्लस BaCl2 बना देगा। यहां पे रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो Ba है 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस Ag+1 और Cl-1, ये आयनिक कंपाउंड है, ये तुरंत ब्रेक डाउन करेगा। Ba 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस Ag+Cl- तुरंत ब्रेक डाउन करेगा, इसलिए तुरंत ब्रेक डाउन करेगा। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और इसलिए यहां पे बहुत ही फास्ट प्रोडक्ट मिलेगा हमें। लेकिन यदि हम कोई दूसरा, मान लो यार मैं सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूं H2 प्लस O2, ये रिएक्शन क्या बहुत फास्ट होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे H2 और O2 मिलकर H2O बनाएगा तो H2 प्लस Cl2 मिलकर HCl बनाएगा तो, लेकिन ये रिएक्शन फास्ट नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो लिए हुए कोवेलेंट कंपाउंड लिए, जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? जानते हैं यार, आयनिक कंपाउंड तो आयनाइज हो जाता है वाटर में जाते ही, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड क्या हो जाता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए यदि कहीं आयनिक कंपाउंड से तो वो ज़्यादा रिएक्शन फास्ट शो करेगा, वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और कंपाउंड यदि कोवेलेंट से तो ऐसे केस में रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो सेकंड पॉइंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो यार, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे तो यार ये ले चैटेलियर प्रिंसिपल से डायरेक्टली जुड़ा है। कैसे? तो बताए थे यार तुम लोग को, ले चैटेलियर प्रिंसिपल पे, ठीक है ना। उसी टाइप का कि यदि कोई रिएक्शन ए से बी जा रहा है, यदि कहीं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लेते हैं तो क्या होगा, ये रिएक्शन प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोसीड करता है। हालांकि ली चैटेलियर प्रिंसिपल में नहीं बोल सकता, क्या ली चैटेलियर प्रिंसिपल ही लागू रहा? क्यों नहीं? क्योंकि ली चैटेलियर प्रिंसिपल केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में लगता है, ठीक, और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लगाया जाता है। जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहता है और वहाँ पे यदि हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे ली चैटेलियर प्रिंसिपल लगता है। ठीक, तो यहाँ पे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप समझ सकते हो कि यदि कॉन्सेंट्रेशन हम लोग रिएक्टेंट का ज़्यादा रखते हैं तो ऐसे में क्या होगा, तुम यदि रिएक्टेंट ज़्यादा ले लियो यार, तुम रिएक्शन का ज़्यादा सब्सटेंस, तो ऐसे में क्या होगा, रिएक्शन भी जल्दी से जल्दी होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक, तो ये चीज़ दूसरा फैक्टर हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो यार ये सब पॉइंट तो यार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा ना। जे नीट में ये सब सवाल नहीं आता है, लेकिन बोर्ड में ये आता है कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिलेगा, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो किस तरह से, केवल ऐसा नहीं कि पॉइंट लिखकर छोड़ दिया और आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको फिर मेंशन भी करना पड़ेगा एक एक 2 लाइन लिखकर। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या लिख सकते हो, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, समझे। और सिमिलरली यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ, तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर बताने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया, और एक्स्ट्रा जैसे ही एनर्जी मिला तो क्या हो गया, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कॉलिजन फास्ट, और कॉलिजन फास्ट होते ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फास्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट कम बनेगा। जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएगा नहीं, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास आएगा नहीं, तब तक तो यार प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या करता है, एनर्जी दे देता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और जैसे एनर्जी मिल गया तो उसके बाद क्या, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में भिड़कर प्रोडक्ट बना देता है, समझे। तो इसलिए टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। शायद ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यार ये सब हम लोग 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। कैटलिस्ट के यूज से क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन जनरली फास्ट हो जाता है। मैं ऑलवेज की बात नहीं करूँगा,
ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें यही ऑब्जर्व होता है कि कैटलिस्ट यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक। और कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं, या मतलब कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है। बट हम लोग जनरल स्टेटमेंट यदि लिखना हो अपने को तो मैं यही बोलूँगा कि विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, यही लिखना होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में और कैटलिस्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। कैटलिस्ट को एक अलग से टॉपिक ही वहाँ दिया हुआ है, तो कैटलिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे और कौन से ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो भाई रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है, कौन से कैटलिस्ट बढ़ा देता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से जाएंगे। कैटलिस्ट किस तरह से काम करता है किसी केमिकल रिएक्शन में, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा बताने वाले नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पे किस तरह से डिपेंड करता है। मान लो यार ये तुम लोग बचपन में जिंक प्लस HCl का रिएक्शन पढ़े होगे, तो कहीं भी आपको जिंक मेटल नहीं लिखा हुआ मिलता है। आप देखना वर्ड जो रहता है ना यूज होता है जिंक ग्रेन्यूल्स होता है। यह जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है, तो यार देखो जब भी मेटल यदि हम लोग जिंक मेटल लेंगे ना तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। लेकिन मान लो यार इसी को हम पीस देते हैं, पाउडर बना देते हैं, तो पाउडर बनाते क्या हो जाएगा, पहले तो इतना सारा स्पेस ले रहा है, एकदम छोटा सा कम सा स्पेस ले रहा है। लेकिन जैसे इसको मैं मान लो पीस कर पाउडर बना देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, वो सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। और जैसे सरफेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो ऐसे में अब जो कॉलिजन का रेट है ना रिएक्टेंट के बीच वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चारों तरफ फैल गया। अब दूसरे जो भी रिएक्टेंट जैसे मान लो जिंक प्लस HCl, जिंक पहले एक छोटा सा एरिया में था तो HCl का कॉलिजन जिंक के साथ कम हो रहा था। लेकिन जैसे जिंक को पाउडर फॉर्म में ले लिए तो ऐसे में क्या होगा, इसका जिंक के जो आइटम्स होंगे वो फैल जाएंगे ज़्यादा सरफेस एरिया में। तो ऐसे में HCl का जिंक के आइटम के साथ कॉलिजन फास्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही कॉलिजन बढ़ गया मतलब क्या, अब ये रिएक्टेंट इसके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट अब कॉलिजन होने लगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। समझे इस चीज़ को। तो इसीलिए हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं या जिंक को पाउडर फॉर्म में ले जाता है। आयरन फिलिंग्स, हम लोग आयरन का जब भी रिएक्शन कराते हैं तो एक टर्म यूज होता होगा आयरन फिलिंग्स। फिलिंग्स का मतलब क्या होता है, फिलिंग का मतलब पाउडर को बोलते हैं, ठीक है ना। तो पाउडर फॉर्म में जनरली मेटल को क्यों ले जाता है, बस सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, बस इसीलिए। क्लियर। चलो इसके बाद एक और पॉइंट है रेडिएशंस। देखो यार बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं केमिकल रिएक्शंस जो रेडिएशन पे डिपेंड करता है। रेडिएशन का मतलब लाइट पे, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि डार्क में तो होते ही नहीं है। देयर आर सम रिएक्शंस विच डू नॉट टेक प्लेस इन डार्क और वेरी स्लो, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट सच रिएक्शंस टेक्स प्लेस विद अ हाई स्पीड, विद हाई रेट, ठीक। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल नाम से ही पता चल रहा होगा। फोटोकेमिकल का मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसको लाइट की जरूरत होती है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब तुम लोग यार मुझे बता सकते हो फोटोकेमिकल रिएक्शन से एक दो एग्जाम्पल, कुछ आइडिया है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो एक रिएक्शन पाइरोसिस से रिलेटेड है, शायद दिमाग में आ गया होगा अब आप लोग का, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है और हमें पता है फोटोसिंथेसिस केवल सनलाइट के प्रेजेंस में ही हो सकता है। सनलाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक। और इसके अलावा फोटोग्राफी, जानती हो अंधेरे में फोटो ले सकोगे क्या, हाँ कोशिश करना, नहीं फ्लैश लाइट ऑन करके नहीं, ऑफ करके। तो मतलब जब तक लाइट नहीं आएगा तब तक आप फोटो नहीं निकाल सकते। मतलब फोटोग्राफी भी क्या है, लाइट के प्रेजेंस में होता है और वो भी वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफी ये सब को लाइट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं लाइट या फिर रेडिएशंस पे भी डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन। तो ये सब फैक्टर 6 मेन फैक्टर यहाँ पे मैंने लिखा, और 6 मेन फैक्टर में आपको क्या क्या पॉइंट लिखना है, यदि मान लिया बोर्ड में आ जाता है तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक। इसको नोट में पढ़ लेना, आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो आप लोग इस चीज़ को लिख लो, पॉइंट वाइज लिख लो, एक्सप्लेनेशन बाद में केवल पढ़ लेना। तो चलिए अब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस के बाद अब हम लोग नेक्स्ट रेट लॉ के बारे में जानते हैं, ठीक। क्या बोला मैंने, रेट लॉ के बारे में। तो हेडिंग डाल लो रेट लॉ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि यहीं से अब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक।
तो सबसे पहले रेट लॉ क्या होता है इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो रेट लॉ क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे मैंने बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। रुकिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बोला, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे नोट कर लेना यार तुम लोग, यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंटली टर्म यूज किया, ठीक। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन which relates the rate of reaction with concentration of reactants। अब देखिए यार, सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझते क्या मतलब है इस डेफिनेशन का। तो इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन क्यों कहा गया इस चीज को हम बाद में समझेंगे। विच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मेन काम जो है ना, जो रेट लॉ में हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेट करता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको इस डेफिनेशन। मतलब रेट लॉ क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान रखना, मैंने रिएक्टेंट यूज किया, यहाँ पे प्रोडक्ट कहीं नहीं आया, और एक एक्सपेरिमेंट जहां जहां इंपॉर्टेंट था वहां मैंने अंडरलाइन कर लिया। ये सब आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको समझता हूं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो यार हमारे पास कोई रिएक्शन A + B गिव्स C, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट, ये 2A है, 3B है, 8 गिव्स C, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को हमें एक्सप्रेस करना है, इसका रेट लॉ लिखना है। तो कैसे लिखूंगा रेट लॉ, तो इस चीज को समझना। तो यहाँ पे रेट लॉ जो को मैं R से रिप्रेजेंट करता हूं। तो रेट लॉ क्या होता है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन विच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब यहाँ पे रेट जो है ना, तो देखो यार रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन विच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, A के पावर में m लिख देते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि मान लो यार m का वैल्यू 0 आ गया। जरा सोचना इस बात को जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। यदि मान लो यार m का वैल्यू 0 आ गया, तो m का वैल्यू 0 आ गया, तो A का वैल्यू तुम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कुछ भी लो, तुम डबल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, 10 टाइम्स कर दो, उसका पावर 0 लगा है, तो क्या रेट पे कोई फर्क पड़ेगा? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज रह जाएगा रेट यहाँ पे। लेकिन मान लो m का वैल्यू 1 रहा, तो तुम यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को डबल कर दिए तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को। इसी तरह से यदि A का कॉन्सेंट्रेशन को मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि m का वैल्यू कितना है, 1 है ना। इसी तरह से मान लो यार मैं m का वैल्यू 2 ले लेता हूं। यदि सोचना, यदि m का वैल्यू मैं 2 ले लूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को मैंने डबल कर दिया, तो यदि इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को मैंने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो डबल किया ना, यहाँ पे पावर में क्या बोला था 2, तो जैसे 2 बोला और डबल कर दिया तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये m जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में। और ये तुम लोग एक्सपेक्ट मत करना कि ये m का वैल्यू इस 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखिए पहले ही मैं लिख दिया, इट इज एक्सपेरिमेंटली ड्रिवन। ये जो m और यहाँ पे मान लो यार b आया, b के भी प्रोपोर्शनल, इसके लिए आया कुछ पावर में n, तो ये m और n जो है ना ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ये रिएक्शन से कोई मतलब a का कोफिशिएंट 2, b का कोफिशिएंट 3, तो यहाँ 2 लिख देंगे या 3 लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब क्या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। तो अब यहाँ से मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा k, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि a का पावर n, b का पावर n, और इसी को हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक के को हम लोग क्या कहते हैं, तो के का यार 3 नाम है, याद रखना तुम लोग यार। एक तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए एसपी स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसका नाम ये भी होता है, और रेट कांस्टेंट जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, रेट कांस्टेंट, और भी एक नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, ये भी यूज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कंफ्यूज ना होना यार तुम लोग, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक। यहाँ m और n क्या है, तो यहाँ पे ही ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। m को हम लोग कहते हैं ऑर्डर, बस यहाँ पे m जो है ना ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू किसके,
ए के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, और एन क्या है, एन क्या है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे लिखूंगा एन को ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे तीन चीज ध्यान रखना, या आर क्या, रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन है, के स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट है। एम को बोलूंगा ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, और एन को बोलूंगा ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ पे ऑर्डर का क्या मतलब है, ठीक है ना, थोड़ा अब ऑर्डर को हम लोग थोड़ा फील करना चाहते हैं, इमेजिन करना चाहते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे अब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो है ना, आज मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता, ठीक है ना। इसको अब फिर मैं नेक्स्ट डे में कंटिन्यू करेंगे अपना, जिसमें हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पे भी, मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसीलिए अभी हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत